मंच पर विराजित अतिथिगण, विशेषकर पद्मश्री महाराजा धीराज सिरोही और आज के अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं मेरी वार्ता शुरू करता हूं। विषय बहुत व्यापक है, पर पिछले 2 बार जो मैंने वार्ता करी थी उसे जोड़ते हुए इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं। संक्षेप में मैं फिर से बताऊंगा पिछले 2 बार मैंने क्या कहा था। मैंने शुरू किया था कि विश्व में ऐसी कोई शक्ति संस्था जो गुप्त है, लोग जानते नहीं हैं, और वो पूरे विश्व पर अपना प्रभाव फैलाए हुए है। उसी का वर्चस्व है, राजनीतिक भी और आर्थिक भी। अर्थव्यवस्था वही संचालित करते हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इस तरह की संस्थाएं UNO की बताई जाती हैं, पर हैं वो, उसमें पूंजी जो है वो सभी व्यक्तिगत पूंजी है, और वही लोग हैं जो दुनिया को संभाल रहे हैं। मैंने आगे बताया था कि ये लोग यहूदी हैं। मैंने ये भी बताया था कि सभी यहूदी बुरे नहीं हैं, पर एक विशेष गुट है, प्रभावशाली लोग हैं, जो सभी कुछ जो दुनिया में हो रहा है, भले ही वो यूक्रेन का अभी जो युद्ध चल रहा हो, और भले ही पिछले साल जो किसानों की यहाँ तथाकथित क्रांति हुई थी, सारी वहीं से संचालित थी। ये मैं जोड़ रहा हूँ। फिर पिछली बार जो दूसरा वक्तव्य था उसमें मैंने बताया था कि इन्होंने जो ढांचा हमको दिया है, जिसमें लोकतंत्र शामिल है, और लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं उन पे नियंत्रण इन्हीं का है, विशेषकर मीडिया। वो जिस तरीके से बात को उथल पुथल करना चाहते हैं, करते हैं। और मैंने बात खत्म इससे करी थी कि हमारा ध्यान अगर हम लोकतंत्र में है तो लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं उन पे अपना नियंत्रण बढ़ाने का विचार करना चाहिए। ये मेरा आखिरी था। विषय है वैश्विक समस्याएं, समाधान। समस्या है क्या? समस्या भारत है, और ये मैं उन यहूदियों के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, पर इन यहूदियों का नाम अधिकतर सामने नहीं आता है, ये आप सब भी जानते होंगे। नाम आता है तो ईसाई जगत का आता है, इस्लाम का आता है। तीसरा शत्रु मैंने बताया था कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्ट का जो ढांचा खड़ा किया हुआ है कम्युनिज्म का, ये भी कार्ल मार्क्स के मार्फत हमारे सामने आया है। आवाज साफ तो है, ऐसा गूंज तो नहीं रही? ओके, पीछे नहीं सुनाई दे रहा या ठीक है? ओके। तो कार्ल मार्क्स भी यहूदी है। कार्ल मार्क्स का नाम सामने किया गया है। जो कुछ उसने मार्क्सिज्म पे लिखा है वो उससे पहले जर्मनी का ही एक और एडम वाइसहाउफ्ट करके व्यक्ति है, जिसने इस संस्था का उद्घाटन किया था। पर वो व्यक्ति असल में अपने आप में कुछ नहीं है। उस व्यक्ति ने कम्युनिज्म के बारे में सब कुछ लिख दिया था, उसका नाम सामने नहीं आया है, क्योंकि वो इस संस्था को, जिसका नाम मैंने अभी तक नहीं बताया था, शायद कुछ लोगों को पता हो, इल्यूमिनाटी उसका नाम है। और इल्यूमिनाटी का जो संस्थापक जिसका नाम लिया जाता है, उसको वो आगे
सामने नहीं लाना चाहते थे। कम्युनिज्म का पूरा मैनिफेस्टो उसने लिखा हुआ है, नाम आगे कार्ल मार्क्स का किया गया है। तो सब कुछ जो उनके काम करने का तरीका है, इससे सीधा पता चलता है कि किस तरीके से चुपचाप वो जो करना चाहते हैं वो उस काम में लगे हुए हैं। पर उनका टारगेट क्या है? भारत, भारत को खत्म करना। भले ही कम्युनिस्ट हो, भले ही यहूदी हो, भले ही ईसाई हो या इस्लाम हो, ये चारों अपना प्रभाव जो भारत पे बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भारत और उसकी संस्कृति को कैसे खत्म किया जाए। अब मैं जो आगे बताऊंगा अगले 35-40 मिनट में, वो ये होगा कि ये इसके पीछे किस तरीके से काम चल रहा था, हमें क्या पढ़ाया जाता है और हम क्या समझ रहे हैं। पर चाल इनकी या इनका उद्देश्य जो है वो और कुछ है। सॉरी, कहानी इस विषय से थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है, बट मैं हट के बता रहा हूं क्योंकि काफ़ी रुचि वाली मुझे वो लगती है, जिसको ये भारत की खोज बोलते हैं। उस समय स्पेन और पुर्तगाल, ये केवल 2 राज्य थे जो ज़्यादा ताकतवर थे। इंग्लैंड कहीं नहीं था। इन दोनों के पीछे फ्रांस भी दबा हुआ था, क्योंकि स्पेनिश आर्मडा जो उनके जहाज़ों का बेड़ा था, अटलांटिक महासागर पे उसका प्रभाव था। अगर आप उसको नहीं हरा सकते तो आप कहीं नहीं निकल सकते। तो पूरे यूरोप वाले बाकी दबे हुए थे। अब इन दोनों में, दोनों देशों के राजाओं में एक तरीके से प्रतिस्पर्धा थी और सहयोग भी था कि कौन पहले भारत खोजे। भारत खोजने का मतलब, असली मतलब तो ये था कि भारत के लिए नया मार्ग खोजना है। पुराना मार्ग को क्या हुआ था? तुर्की का ओटोमान साम्राज्य ने अपना फैलावड़ा करके, और ये जो रास्ता था पुराना जिससे अलेक्जेंडर जैसे आया था उदाहरण के तौर पे, उस पे अपना प्रभुत्व जमा दिया। तो ये रास्ता बंद हो गया इन लोगों के लिए। तो अब इनको समुद्र का मार्ग ढूंढना था। खोज असल में ये थी, भारत की खोज, भारत तो पहले से है, नहीं थी। ओके, सबसे पहले निकलता है कोलंबस, जो है स्पेन का। और वो सबको कहानी ये तो पता है कि वो अमेरिका पहुंच गया, नई दुनिया की खोज हो गई। पर उससे अगला जो चला वो था पुर्तगाल का, उसका नाम था मैजेलन। ये वाला हिस्सा शायद ना पता हो। मैजेलन ने देखा कि अगर मैं पश्चिम में निकल गया तो मैं भी अमेरिका ही पहुंचूंगा, तो मुझे दक्षिण में जाना चाहिए। वो दक्षिण में गया, पर दक्षिण में भी वो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी किनारे पे पहुंचा। फिर वहां से वो पार करके गया तो वो प्रशांत महासागर में पहुंच गया दूसरी तरफ। और जो दक्षिणी अमेरिका का जो वो हिस्सा है जहां से वो गुजरा था, वो उसी के नाम से है, मैजेलन स्ट्रेट उसको कहा जाता है। अगला आदमी निकला बार्थोलोम्यू। बार्थोलोम्यू स्पेन का था। ये बार्थोलोम्यू के नाम से एटलस स्कूलों के टाइम में हमने देखी है। तो उसने ये दिमाग लगाया कि मेरा काम रहेगा, मैं अफ्रीका के साथ में किनारे किनारे चलता जाऊंगा तो मैं हिंद महासागर में पहुंच पाऊंगा। पर वो एक हिस्सा जो आता है जहाँ ये ट्रॉपिक्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा नहीं, देशांतर तो अक्षांश जो है, ओके। तो जहाँ पे ये ट्रॉपिक्स, जिनको अंग्रेजी वाला नाम पता है मुझे, ट्रॉपिक्स जिनको कहा जाता है, वहाँ पे दिशाएं अपना रुख बदलती हैं। अगर उत्तर पूर्व से आ रही हैं तो फिर वो दक्षिण पूर्व की तरफ मुड़ जाएंगे। तो वहाँ वाले वो हवाओं के घेरे में वो उलझ गया और उसका कैंपेन भी वहाँ ख़त्म हो गया। पर बार्थोलोम्यू के नाम से एटलस चलती है। उसने फिर पुर्तगाल के, एक बार पुर्तगाल एक बार स्पेन, ये खेल चल रहा है,
पुर्तगाल के वास्को ड गामा को बताया कि तुम यहाँ तक तो साथ साथ जाना, जब वो ट्रॉपिक आते हैं तो तुम थोड़ा बाहर घूम के चक्कर करके फिर वापस अफ्रीका का तट पे आ जाना। अगर तुम वापस आ गए तो कुछ आशा है कि हम हिंदुस्तान की तरफ निकल पाएंगे। ठीक है, तो उस आशा के नाम पे होप, जो अंग्रेजी का शब्द है, जो दक्षिण अफ्रीका का किनारे पे एक जो जगह है जहाँ पे ये वापस पहुँच पाया था वास्को ड गामा, उसका नाम इसी बात पे रखा गया, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, ओके। पर आगे वाली जो कहानी है ये लिस्बन में लिखी हुई है, जो पुर्तगाल की राजधानी है, वहाँ के म्यूजियम में है। वास्को ड गामा की जो यात्रा है उससे जुड़ा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि जब वो मोजाम्बिक में पहुँचा है तो वहाँ उसको एक गुजराती ट्रेडर मिलता है। उस ट्रेडर का नाम खिमजी था। खिमजी व्यापारी था, उसको वहाँ से सामान लेके केरल पहुँचना था, उसके बाद उसको गुजरात जाना था। तो वास्को ड गामा उसके साथ आया है। ठीक है, वास्को ड गामा ने खोज नहीं करी, वास्को ड गामा ने उसकी मदद ली, इसने मदद करी, और खिमजी उसको इसलिए मालाबार कोस्ट पे वास्को ड गामा पहुंचता है। ओके, पर इससे जुड़ी हुई जो चीज है वो ये है कि अब ये खोज में लगे हुए हैं, इनको कुछ मिल गया है, कहीं पहुंचते हैं, लूटते हैं, वापस आ जाते हैं, इस तरह का खेल चल रहा है। और इस लूटपाट में जो ईसाइयों का प्रमुख है पोप, जो इटली में वेनिस में बैठता है, वो कहता है कि तुम आपस में लड़ रहे हो तो तुम तो घाटा कर रहे हो। ईसाइयत का उद्देश्य क्या है? ईसाई धर्म पूरे दुनिया में फैलाना। तो तुम फैलाओ, जगह बांट लो, मैं बांट देता हूं, और तुम अपने अपने इलाकों में ये काम करो। मुख्य उद्देश्य क्या रहा? ईसाइयत बढ़ाना। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य था कि हम धन लेके आए या अपनी जनता के लिए कुछ साथ सामान लेके आए जो ऐसे नहीं मिलता है, अपनी समृद्धि बढ़ाएं आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से। पर अब इनके ऊपर पोप हावी होके इनको साथ एक काम ईसाइयत बढ़ाने का देता है। ठीक है, इसलिए समस्या भारत है, क्योंकि यहाँ ईसाइयत अभी भी नहीं फैल पाई है। अंग्रेज यहाँ रह गए तो भी 2% ईसाई जनसंख्या वो पैदा कर पाए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इन्होंने जो विभाजन किया, इसके पीछे एक बोलते हैं, उसका नाम बता रहा हूँ, उसको ये बुल बोलते हैं। पोप बनाता है, बुल एक तरीके से आदेश होता है। सो पेपल बुल इसका नाम है, और ये 1493 में उसने निकाला था, जिसमें उसने दुनिया को पुर्तगाल और स्पेन के बीच में बांटा था। बाकी अभी खेल में शामिल नहीं थे। ठीक है, सो पश्चिमी जगत दे दिया उसने स्पेन को, पूर्वी दे दिया उसने पुर्तगाल को कि तुम जाके कब्जा इधर करो। ये बिल्कुल मतलब सदी का अंत है, आखिरी 7 साल बचे हैं 1493 में। सो 1500 में अब इनका कैंपेन शुरू होता है। स्पेन जो है वो 1500 में दक्षिण अमेरिका में अपना प्रभुत्व बढ़ाता है। पर दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है ब्राज़ील, वो पुर्तगालियों के पास में है, स्पेन के पास में नहीं है, क्योंकि वो पहले से वहाँ पे एक ब्राज़ील वुड नाम की जो चीज़ थी, लकड़ी थी, उसका वो व्यापार पहले से करते थे। वो पहले से उस पर उन्होंने कब्जा कर रखा था शायद। पर उसके बाद में जहाँ भी बड़े हैं पुर्तगाली, वो पूरब की तरफ आए हैं, और स्पेन वाले बाकी पूरा का पूरा मध्य अमेरिका और टेक्सास वगैरह भी जो यूनाइटेड स्टेट्स में है वो भी, और ये सब इनके स्पेन के लोगों के प्रभुत्व में था। ओके, सो दुनिया का विभाजन पेपल बुल के द्वारा होता है, और ईसाइयत बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। इसमें उन्होंने यूरोप को छोड़ दिया, क्योंकि यूरोप तो ईसाई था ही। ठीक है, पर आज की स्थिति देखो, कुछ चीजें अपने आप हो रही हैं। समाधान हम करें ना करें, ईश्वर कुछ न कुछ कर रहा है।
पीछे से ये जो कम्युनिज्म बढ़ा, कम्युनिज्म भगवान को ही नहीं मानता है, ईश्वर जैसा कुछ होता ही नहीं है। पर हाँ, ईश्वर को अगर हम गॉड बोलेंगे तो ये ट्रांसलेशन ही गलत है। गॉड और ईश्वर एक चीज नहीं है, ठीक है। हम बहुत हल्के ट्रांसलेशन में उलझ जाते हैं और हम उनकी चीज़ों को अपने तरफ से मान लेते हैं, वो हमारी चीज़ों को अपने नज़रिए से देख के मानते हैं। पर वो ज़रूरी नहीं कि जो हम कह रहे हैं वो ही समझते हों, ठीक है। जैसे मैंने बताया था शायद पिछली बार कि जब हम आत्मा बोलते हैं तो आत्मा का वो मतलब नहीं है जो हम समझते हैं, क्योंकि ईसाइयों के हिसाब से जानवरों में आत्मा नहीं होती, ठीक है। तो उनकी परिभाषाएं अलग है। तो जो गॉड है वो कौन है? गॉड एक ऐसी कोई चीज है या व्यक्ति है जो वहां कहीं ऊपर बैठा है, ये उनकी अवधारणा है। और इस समय जो परिवर्तन जो आया है, 25 देश अगर दुनिया में हम लें जहां 50% से अधिक लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, उनमें से 4 देश तो एशिया में है, एक ऑस्ट्रेलिया है, 2 आपके कनाडा अमेरिका है। तो 25 में से अगर ये 7 निकाल दें हम तो 18 देश यूरोप के हैं जहां 50% से अधिक जनसंख्या गॉड को नहीं मानती है। तो ईसाइयत वहाँ ख़त्म है। स्वांसी में एक गए थे, यहाँ सत्तो के हैं एक भाटी, वो पढ़ने गए थे। वो कह रहे थे कि वहाँ का जो चर्च है वो तो मुसलमानों ने खरीद लिया, अब उस चर्च में मस्जिद बन रही है। तो इस तरीके से चर्च बेचे जा रहे हैं। ईसाइयत ये जो बढ़ाना चाहते थे वो सारा कुल मिला के ख़त्म है, ओके। पर भारत में अभी भी वो चीज़ छोड़ी नहीं है। और अंत में मैं बताऊंगा कि ये आज के समय क्या गतिविधियां इनकी हो रही हैं। 1588 में, मैं तारीखें बता रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि पर थोड़ा टाइम भी दे रहा हूँ ताकि समझ में आए कि कितना समय लगता है चीज़ों को होने में और ये कितनी आगे की सोच के कार्रवाई करते हैं। और जब तक हम इस समस्या को नहीं समझेंगे हम इसके समाधान ढूंढ नहीं पाएंगे। हमें सबसे पहले समस्या को समझना है। 1588 यानी वो शताब्दी करीब करीब खत्म होने वाली है जब इंग्लैंड की नेवी, इंग्लैंड की नौसेना स्पेन की नौसेना जिसका नाम स्पेनिश आर्मडा है को हरा देती है। इसके बाद में इंग्लैंड और फ्रांस वहाँ से निकलने लगते हैं। पूरे अफ्रीका में फ्रांस का ज़्यादा प्रभुत्व है। करीब 70% देश फ्रांस के जो अफ्रीका के जो हैं वो फ्रांस के कॉलोनी थे या उपनिवेश थे। तो फ्रांस ने ज़्यादा ध्यान दिया अफ्रीका पे, हालांकि वो इंडो चाइना में भी आया है, इधर में वियतनाम वगैरह में भी फ्रांसी था, तो इधर उधर साउथ अफ्रीका में भी 1-2 उसके देश हैं, पर ज़्यादा उसका इधर था। अब इंग्लैंड है जो निकलने लगता है, वो भी 1600 में निकलता है। हमको अभी तक बताया जाता था 1616 में कौन था, थॉमस रो, सर थॉमस रो आते हैं जहांगीर के कोर्ट में। पर उनसे पहले एक और व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम हॉकिंस, जो 1609 में सूरत पे तट पे पहुंच जाता है और उसकी जहाज का नाम अभी रुचिकर है। उसकी जहाज का नाम होता है हेक्टर। अभी कौन सी गाड़ी आई है एक, मॉरिस गैरिसन फिर से एक प्रवेश कर रहा है भारत में अपने हेक्टर नाम के मॉडल से। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसी जहाज से उसने जोड़ा है कि मैं भी एक फतेह करूंगा भारत में। आर्थिक हो सकती है बट वो पुरानी चीजें अभी भी जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं, ओके। पर ये पुर्तगाली जो है वो शायद ज़्यादा कर नहीं पा रहे, पोप इनसे राजी नहीं है, ये बात सामने कहीं नहीं है, पर चुपचाप कुछ होता है कि पुर्तगाल की एक राजकुमारी है कैथरीन द ब्रगांजा, जिसकी शादी प्रिंस चार्ल्स से होती है, उस समय का प्रिंस चार्ल्स इंग्लैंड का।
और पुर्तगाल वाले बॉम्बे को दहेज में इंग्लैंड को दे देते हैं। इंग्लैंड कैथोलिक नहीं है, रोमन चर्च कैथोलिक है, इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट है, पर फिर भी इन प्रोटेस्टेंट को अब दिया है कि तुम अपना काम भारत में बढ़ाओ और उसके बाद में इंग्लैंड आता है। यहाँ तक तो बात हुई ईसाइयों की, पर ये जो व्यापारी आए थे हॉकिंस और ये जो थॉमस रो जो आया था, थॉमस रो को किसने भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक ने वहाँ के राजा को दरखास्त दी थी कि इसको वहाँ पे नियुक्त कर दो, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गया था, ना कि इंग्लैंड की तरफ से। और इंग्लैंड को जो दहेज में मिला था बम्बई, वो भी उन्होंने इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को 10,000 पाउंड सालाना में लीज कर दिया था। तो कुल मिला के यहूदियों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक रॉथस्चाइल्ड परिवार जो आज सोने का व्यापार संभालता है, वो इसमें उसका मतलब यहाँ पे दखल अंदाजी थी, यानी यहूदी यहाँ पे घुस चुके हैं जिनका नाम कभी आगे नहीं आता। और इनका उद्देश्य क्या है? भारत को ध्वस्त करना। जब ये यहाँ से गए हैं, ये भारत पे पूरा कब्जा कर नहीं पाए। एक तो था ब्रिटिश इंडिया, एक था प्रिंसली इंडिया। ये प्रिंसली इंडिया इनके कब्जे में नहीं था। हमें पढ़ाया जाता है कि भारत को अंग्रेजों ने एक कर दिया, ऐसा भी नहीं हुआ। भारत के उन्होंने 2 टुकड़े करे, 3 टुकड़े करे, बांग्लादेश भी गिन लो, और सारे प्रिंसली स्टेट को भी वैसे के वैसे छोड़ के गए जैसे वो पढ़ाते हैं कि ये तो टुकड़ों में बटा था भारत। वो कैसे छोड़ के गए थे? वैसा का वैसा टुकड़ों में ही छोड़ के गए थे उन्होंने। ये तो राजाओं का श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने बोला कि हम भारत में शामिल होते हैं। भारत का एकीकरण राजाओं को श्रेय मिले, पटेल को श्रेय मिले, वो ज़्यादा ठीक है। अंग्रेज हमको कभी एक नहीं करके गए, उन्होंने हमेशा विभाजित किया है, तो ये गलत पढ़ाया जाता है। और जो बात अब सामने आ रही है वो ये है कि उन्होंने हमको आज़ाद नहीं किया है। वो इंडिपेंडेंस ना देके ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण किया है उन्होंने 99 साल के लिए। समय आ रहा है। और पुर्तगाल में वहाँ की जो क्या बोले संसद, वहाँ पे आज भी 2 भारतीय पुर्तगालियों को, यानी गोवा के रहने वाले जो हैं या गोवा से जो गए हुए हैं वहाँ पे, उन 2 को नियुक्त किया जाता है वहाँ की संसद से। ठीक है। पुर्तगाल आज भी नहीं मान रहा कि वो उनके हाथ से गोवा निकल चुका है, वो नहीं मान रहा। और आगे कभी ज़रूरत पड़े तो वो यही कहना चाहता है कि हम तो हमेशा से वहाँ के 2 रिप्रेजेंटेटिव अपने संसद में हमेशा शामिल करते रहे हैं। इस समय जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है वो भारतीय मूल का है, द कोस्टा नाम है शायद उसका। और इस तरीके से जो उनकी मतलब इन्हीं चीज़ों से संकेत मिलते हैं कि उनका उद्देश्य है क्या। भारत उन्होंने छोड़ा नहीं है। ये भी डोमिनियन स्टेटस देके आज भी हमारे एम्बेसडर नहीं जाते, हमारे हाई कमिश्नर जाते हैं। हाई कमिश्नर भारत का जाएगा तो हाई कमिश्नर अपने देश का एम्बेसडर या राजदूत नहीं होता है, वो कमिश्नर किसी के नीचे काम कर रहा है। और वो यही मान के चलें कि अभी भी इंग्लैंड के नीचे ये काम चल रहा है। दिखने में बिल्कुल नहीं लगता, समझने में भी मुश्किल शायद हो, पर इनकी जो मंशाएं हैं वो इनसे सीधी सीधी पता चलती तो है। अच्छा, अब जो ये पेपल बुल साइन हुआ 1493 में, 1498 में वास्को डी गामा पहुंच गया भारत। 1500 आता है तो फ्रांस अफ्रीका में पहुंचने लग जाता है। बट यूरोप में इस समय एक और चीज़ होती है जिसका नाम है रनेसांस। रनेसांस है पुनर्जागरण।
और वो पुनर्जागरण की कहानी मुझे बहुत जोरदार लगती है, पर इस पे मैं थोड़ा बाद में, इसको बाद में आखिर में करीब में लेऊंगा। ऑल राइट, और अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना। यहाँ पे जब अपना ये काम कर रहे थे, इंग्लैंड वाले आए, अपने 1857 में क्रांति हुई, पर 1844 में एक मद्रास में एक मीटिंग करी इन्होंने, ईसाइयों ने, सबने, एंग्लिकन चर्च असल में, चेन्नई में। 4 जनवरी 1844 को वो मिलके ये चर्चा कर रहे हैं कि इनका धर्मांतरण करना बहुत मुश्किल है, और उसका कारण इनकी जाति व्यवस्था है। हर जाति में अपने कुल देवता हैं, अपने तरीके हैं, तो आप किस किस को बताओ, तुम बोलो कि एक और देवता चाहिए तो ये ईसा मसीह को भी बैठाने को राजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से इनकी चर्चा चली। उसमें ये वाला जो कॉन्फ्रेंस का लेटर है, ये भारत में नहीं है, ये एक पंडित जी हैं वहाँ पे अभी इंग्लैंड में, इस समय वो भारत से जुड़े हुए मुद्दों को वहाँ के संसद में उठाते रहते हैं। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, पर शर्मा लिखते हैं, खैर सरनेम। वो इस कागज को उन्होंने ढूंढ के निकाला, क्योंकि अभी चर्चा चली थी इंग्लैंड में कि भारत में जाति समस्या के ऊपर पता नहीं कुछ संसद में वहाँ चर्चा चल रही है। तो इन्होंने बोला कि इनको क्या कष्ट हो रहा है, मतलब अगर भारत की समस्या है तो भारत वाले उस पर सोच समझ के उसको सुलझा लें, तो इनके क्या कष्ट है। उन्होंने, उनकी लाइब्रेरी में ये मिल जाती है चीज़ें, तो वो ढूंढी, तब उनको ये लेटर हाथ में पकड़ में आया कि जड़ इधर है। ओके, तो इनके लिए मुश्किल हो रहा था। अच्छा, फिर क्या होता है, 1873 में ये सत्यार्थ प्रकाश छपती है। ये एक तरीके से इस्लाम और ईसाइयत, इन सबको जवाब था कि जो तुम कमियां निकालते हो, वो कमियां निकालने का तो कारण ये है कि भाई हमको तुम्हें क्रिश्चियन बनाना है, कमी हो ना हो हमको तो गिनाना है। तो वो अपने तरीके से दिमाग में डालते रहते हैं। तो इन्होंने एक तरीके से उनको जवाब दिया था, और उसी के प्रत्युत्तर में केवल 2 साल बाद में 2 चीज़ें होती दिख रही हैं, मुझे लगता है जुड़ी हुई हैं, किसी ने बताया नहीं है। एक तो कांग्रेस तैयार होती है। ह्यूम कलेक्टर था इटावा का, वो जो 131 जनों को जो फांसी लगी थी इटावा में, वो इसी ह्यूम के निर्देश से लगी थी। तो ये भारत का कोई हमदर्दी तो नहीं था। और वो खड़ा करता है कांग्रेस, ये बता के कि भारत वालों की आवाज़ साम्राज्य में पहुंचे या जिस भी है तथाकथित अधिकृत लोगों तक पहुंचे, इसलिए हम कांग्रेस बनाते हैं। ये सही उद्देश्य नहीं पढ़ाया जा रहा, उद्देश्य फिर भी और ही कुछ था। और उसी साल 1875 में ही एक किताब छपती है, ज्योतिबा फूले, उसके लेखक बताए जाते हैं, मुझे शक है, और वो किताब ब्राह्मणों के खिलाफ बात करती है। ज्योतिबा फूले एक माली है जिसका ये कहना है कि ब्राह्मणों की वजह से, हम पहले क्षत्रिय होते थे, हम माली बन गए, तो ब्राह्मणों को उसका दोष दे रहा है। और फिर ब्राह्मणों की ऐसी, मतलब जो पचे नहीं, ऐसी 1000 बातें वहाँ लिखी हुई है जो बेमतलब की हैं। पर बाद में खोदते खोदते ये पता चला कि उसी की जात का, शायद परिवार का, उसी का पड़ोसी एक पादरी था, मतलब वो ईसाई बन चुका था, और उसके माध्यम से ज्योतिबा फूले को ये कहानी लिखवाई गई। एक तरीके से सत्यार्थ प्रकाश उनको खतरा लगा, तो उन्होंने फिर कैसे जातियों में वैमनस्य फैलाया जाए। जातियों का वैमनस्य फैलाना, हमारे जातियों में आपसी समरसता की परंपरा है। हमारे लड़ाइयाँ नहीं है, नहीं थी बोलूँ, आज तो है, आज इन्होंने खड़ी कर दी। और उसकी शुरुआत मैं ज्योतिबा फूले वाली किताब को मानता हूँ, प्रत्यक्ष रूप से जो सामने आई है, छुपे रूप से तो ये विदेशी इस पे लगे हुए थे, आज भी लगे हुए। ओके, अब इस समय इंग्लैंड में क्या चल रहा है। मैक्स म्यूलर का नाम सबने सुना। 1848 अपनी क्रांति से पहले
ये प्रोफेसर बनता है इंग्लैंड में संस्कृत का। संस्कृत इसने सीखी भारत में नहीं, पेरिस में एक इंस्टीट्यूट खुल चुका था संस्कृत सिखाने का, उसने वहाँ सीखी है। पर उसको नियुक्ति दी किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी, मालिक यहूदी। कहाँ का? रॉथशाइल्ड, जर्मनी का। मैक्स म्यूलर कहाँ का? जर्मनी का। कार्ल मार्क्स कहाँ का? जर्मनी का। इंग्लैंड का राज परिवार कहाँ का? जर्मनी का। हैप्सबर्ग परिवार है वो पुराना। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ये हुए तो उन्होंने देखा कि ये तो लोग सवाल उठा देंगे, जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा है तो जर्मनी का ही राजा है ये परिवार, तो उन्होंने तब अपना नाम विंडसर, अपने जो कासल जिसमें महल जिसमें वो रहते हैं उसके नाम से अपना नाम फिर उन्होंने बदली कर लिया। आजकल उनको विंडसर के नाम से जाना जाता है। पर ये जर्मनी ऑस्ट्रिया में जो हैप्सबर्ग साम्राज्य था ये वहाँ के उठे हुए लोग हैं। सो सब कुछ जर्मनी से जुड़ता है, जर्मनी में कुछ गड़बड़ है। ओके। और जर्मनी में वो गड़बड़ नहीं है जो हमको पढ़ाई जा रही है। मैं इस पे अगर आया तो मैं बताऊंगा, नहीं तो और कभी। ओके। सो मैक्स म्यूलर, स्वामी जी ने मुझे एक किताब बताई थी, मैक्स म्यूलर ने अच्छा भी लिखा है भारत के बारे में, व्हाट इंडिया कैन टीच अस। ठीक है, वो अच्छी बातें तो उसने बताई, पर ये जो आर्य बाहर से आए, ये वाली थ्योरी, ये सिद्धांत भी इसी मैक्स म्यूलर का बनाया हुआ है कि आर्य बाहर से आए। और एक व्यक्ति फ्रांस में था, इसी काल में है, उसने 1853 में एक किताब छापी जिसका नाम है इनइक्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेसेस, कि जो दुनिया में प्रजातियां हैं वो बराबर नहीं है, सभी प्रजातियां समान नहीं हैं। तो जो गोरी जाति है वो ऊंची है, ये काले बाकी रंगों वाले लोग हैं ये सब घटिया लोग हैं, निम्न स्तर के हैं। और ये उसने एक ऑफिशियल रेसिज्म की या क्या बोलते हैं इसको, प्रजातिवाद की का सिद्धांत उसने दे दिया सभी को। पर फर्क देखो, गोविंद, उसका नाम भी क्या है? गोबिनो। मैं तो गोविंदो से बना हुआ नाम मानता हूँ इसको, द गायब हुआ है खाली। गोबिनो है उसका नाम, फ्रांस का है वो रहने वाला, और वहाँ का वो जैसे रॉयल फैमिलीज होती हैं, एरिस्टोक्रेट है वो वहाँ का। और वो लिख रहा है कि भारत में आर्य थे, मिस्र में जो आर्य गए वो भारत से गए, जो आर्य यूनान में गए वो भारत से गए, वो लिख रहा है। और उसी समय ये मैक्स म्यूलर है, वो लिख रहा है कि आर्य बाहर से आए और भारत में गए। वहीं उन्हीं को, मतलब गहराई से अगर देखें इन्हीं की किताबों में गहरा विरोधाभास है, कोई एक थ्योरी है नहीं इनकी, क्योंकि है सारी झूठ। अगर सच बोलें तो एक मिल जाएगा, पर ये सच बोलते ही नहीं है, इनको सब कुछ तोड़ना मरोड़ना है ताकि यहाँ कुछ ना कुछ ये गड़बड़ फैला सके। उद्देश्य इनका ये है। कहना वो ये चाहते हैं कि आर्य जब बाहर से आए तभी भारत में विकास हुआ, उससे पहले तो भारत वाले तो कुछ भी नहीं है, भारत कुछ ना तो जानते ना कर सकते। आर्य जब बाहर से आए तो जो विकास हुआ है या जो समृद्धि आई है भारत में, वो आर्यों की वजह से आई है। ठीक है, तो इस तरह का वो एक चीज को ट्विस्ट देना है कि इसको सही सही नहीं बता के दूसरी तरफ से बताना, पर बताना अपने पक्ष में। ये अंग्रेजों का काम हमेशा से रहा है, अभी भी चल रहा है। जैसे बीबीसी पे कुछ 7-8 साल पहले था एक वर्ल्ड हिस्ट्री पे प्रोग्राम था, 2 एपिसोड थे, और पहला एपिसोड दुनिया का इतिहास शुरू कहाँ से होता है? बेबीलोनिया से। बेबीलोनिया इराक, भारत पुराना नहीं है। और भारत पुराना होने का सबूत यही यहूदी देते हैं कि सबसे पुराने धर्म जो है हिंदू और यहूदी, दोनों के नाम स्थान पे रखे गए हैं। हिंदू को वो सिंधु से जोड़ते हैं और जूडिया से जुड़ता है।
जूडिया और इजराइल ये दो साम्राज्य थे। इसका मतलब इजराइल यहूदियों का नहीं था, जूडिया यहूदियों का था। अभी कब्जा इजराइल पे करना चाहते हैं, इजराइल के नाम से करना चाहते हैं, उसको जूडिया नाम नहीं दिया गया है। फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और इसी के साथ में एक कर्नल जोसेफ बॉडेन के नाम से, जैसे यूनिवर्सिटी में एक चेयर होती है जहाँ से मतलब उस चेयर पे बैठने वाला आदमी फिर उस काम को आगे बढ़ाता है, तो जोसेफ बॉडेन चेयर पे एक व्यक्ति जो बैठा था उसका नाम था मोनियर विलियम्स। अगर नाम सुना हो, मोनियर विलियम्स की संस्कृत डिक्शनरी भारत में बहुत प्रचलित है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उसने मेहनत करी है, काम किया है, उसको किया है। पर मोनियर विलियम्स का सिलेक्शन कैसे हुआ उस चेयर पे बैठने के लिए? वो भारत में रह चुका था कई सालों तक और वो भारत विरोधी था। ये क्वालिफिकेशन है उस चेयर पे बैठने के लिए। अगर तुम भारत का कुछ कबाड़ा करेगा तो ये जगह तुम्हें मिलेगी। सो मोनियर विलियम्स वहां बैठा हुआ है, पर उसकी डिक्शनरी को यहाँ बहुत क्या बोलूं सम्मान से देखा जाता है। ओके, जर्मनी का, अब यहाँ देखो ये जर्मन है जो अपने पक्ष में बोल रहा है, उसका नाम था फ्रीडरिच श्लेगल। उससे पहले ये इसकी चर्चा करूं उससे पहले मैं ये बता दूं, जब ये कहते हैं कि भारतीय या भारतीय नहीं आर्य बाहर से आए, आर्य बाहर से आए के पीछे दो चीजें हैं जो ये बोलते नहीं हैं पर उनका प्रचार नीचे नीचे होता है कि संस्कृत आर्यों की भाषा है, वो बाहर से आई है, भारत की नहीं है। और हिंदू धर्म आर्य लेके आए हैं, हिंदू धर्म यहाँ का नहीं है। और ये प्रचार इनके कहाँ काम आता है? जनजातियों में, कि तुम यहाँ के मूल निवासी हो, ये आर्य बाहर से आके इन्होंने तुमको धक्का दिया है, हिंदू धर्म तुम पे थोपा है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम इसको छोड़ो, ईसाई बनो। ये इनका प्रचार चल रहा है। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण आपके वो मीणा जो नेता था जयपुर में, उसने कौन सा झंडा भगवा हटा दिया, वो सफ़ेद झंडा लगा के, और उसने बोला कि हम हिंदू नहीं हैं। सो प्रभाव इन चीज़ों का हो भी रहा है लोगों पे, पर इन पागलों को पता नहीं है कि ये प्रचार है और असलियत और कुछ है। सो भारत में इनके टारगेट जो है वो है केवल ये नहीं कि भारत पे हमको राज करना, अभी राज नहीं है, अभी बिना लड़ाई के ये अपना पूरा नियंत्रण भारत पे, भारत के लोगों के दिमाग पे करने का इनका उद्देश्य है। और अलग अलग क्षेत्र जो इनका टारगेट बनते हैं वो भारतीय भाषा, साहित्य, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, विरासत, परिवार, परिवार तोड़ने में इन्हीं का हाथ है, समाज, पूजा उपासना, मठ मंदिर, देवी देवता, ग्रंथ, शास्त्र, ज्ञान विज्ञान आदि सभी को ये चपेट में लेना चाहते हैं। भारतीय सभ्यता कैसे खत्म हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए है, ये करना चाहते हैं। अब इस समय जो हो रहा है वो मैं बाद में बताऊंगा, पर जो मैंने विषय छोड़ा था पुनर्जागरण, रेनेसांस जिसको कहा जाता है, 1500 के बाद ये वहाँ पे एक इटली से शुरू हुआ था। माइकल एंजेलो का नाम सुना होगा, लियोनार्डो दा विंची नाम सुना होगा। इनको सपोर्ट करने वाला एक परिवार था जिसका नाम था मदीची, और मदीची राज परिवार था। उस परिवार से एक पोप भी बन गया था, तो इनका प्रभाव बहुत बढ़ गया था। अब इन्होंने मिलके एक जो चीज करी, पर इसमें विरोधाभास देखना, इसी परिवार का तो पोप बना है जो ईसाइयत को बढ़ा रहा है।
इसी परिवार का व्यक्ति है जो पुनर्जागरण की बातें कर रहा है। पुनर्जागरण क्या है कि ये ईसाई धर्म बोलता है कि तुम्हें जो जानना है वो इस किताब में लिखा हुआ है, बाइबल में। इसके आगे तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तो वो सबका दिमाग बंद करके रखता है। तो ये परिवार इस ईसाइयत के खिलाफ कहता है कि हमें केवल इसको मानने की जरूरत नहीं है। ईसाई धर्म हमारे बौद्धिक क्षमता को बांधता है। हमें अपने पुरानी सभ्यता से जुड़ना चाहिए। पुराने समय में रोम साम्राज्य बहुत प्रभावी, बहुत शक्तिशाली वो एक साम्राज्य था, और उस समय ईसाइयों से पहले जो उनके तौर तरीके थे, उन्होंने बोला कि हमें उससे जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो आज़ादी देते हैं सोचने का। मैं जो चाहूँ मैं सोच सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और ये अगर दो शब्द आपको समझ में आ रहे हो तो इनको अभी भारत में काम लिया जा रहा है। मुझे परंपराओं का कुछ नहीं करना, मैं जो चाहूँ मैं करूँ। तो परंपराएं तोड़ो, रीति रिवाज तोड़ो, जो आप चाहते हो वो करो। ठीक है ना? ये इसको अब इस समय गलत तरीके से काम लिया जा रहा है। और फिर एक और विरोधाभास देखना। तो कुल मिला के पुनर्जागरण ईसाइयत के खिलाफ शुरू हुआ था, और पुनर्जागरण की जो चीजें हैं वो भारत जो अपनी सभ्यता से आज भी जुड़ा हुआ है, हमारे ये अनवरत चल रही है सभ्यता, टूटी नहीं है। हमें कह रहे हैं कि तुम अब उससे टूटो, पर वो सारे के सारे विचार जो इन्होंने पुनर्जागरण के समय यूरोप में काम लिए थे ईसाइयत के खिलाफ, वो इस समय भारत में भारतीय सभ्यता के खिलाफ काम लिए जा रहे हैं। आया समझ में? जिस तरह की चीजें कि भाई हम तो जुड़े हुए हैं अपनी सभ्यता से, उन्होंने ये काम शुरू किया था अपनी पुरानी सभ्यता से जुड़ने के लिए। अब जो जुड़े हुए हैं उनको ये यहाँ पे तोड़ रहे हैं। ज्यादा गहरा तो नहीं है, हल्का सा विचार है, समझ में आ गया होगा, पर नुकसान बहुत पहुंचा रहा है। ओके, सो जो अब भारत में जो चल रहा है उसमें इंग्लैंड की संस्थाएं आज भी सक्रिय है, जबकि ये आपके सामने आ चुका है कि पहले इंग्लैंड पावर सेंटर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसको धीरे धीरे कम किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वो पावर सेंटर अमेरिका बन गया। तो जो कुछ भी आता है आजकल अमेरिका से आता है, और उसके पीछे यहूदी होते हैं। अब आपके लंदन इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, ये यहाँ भारत में हिंसक आंदोलनों का समर्थन करते हैं खुल के। खालिस्तान का इन्होंने समर्थन किया, कश्मीर का इन्होंने समर्थन हमेशा से किया, पर गुमराह करने के लिए खालिस्तान का जो पूरा का पूरा था आंदोलन, वो नियंत्रित होता था कनाडा के एक विश्वविद्यालय से। वहाँ सिख धर्म पे और रिसर्च होता था, और वो रिसर्च इसलिए शुरू किया गया कि सुभाष चंद्र बोस जब विदेशों में गए भारतीयों के पास में, तो कनाडा में सिख थे जिनके पास पैसा था, वो पैसों धन की सहायता मांगने गए थे। तब से कनाडा वालों की नज़र सिखों पे थी कि ये कौन लोग हैं, और फिर इन सिखों को कैसे भारत से अलग किया जाए, इस पे उन्होंने काम किया। सो खालिस्तान का पूरा मूवमेंट जो था वो कनाडा की एक यूनिवर्सिटी नियंत्रित करती थी, पर उसके पीछे ज़्यादा विचार लंदन इंस्टीट्यूट फॉर साउथ अफ्रीका का है जो इंग्लैंड में है। क्रिश्चियन सॉलिडारिटी वर्ल्ड वाइड, दलित सॉलिडारिटी नेटवर्क, ये भी इंग्लैंड में है, और ये भी सब मिलके काम करते हैं। इनका काम है भारत में वैमनस्यता, जातीय वैमनस्यता फैलाना, और क्रिश्चियन एड
इनको धन देती है। तो क्रिश्चियन एड डायरेक्ट धन भारत में नहीं देती है, वो दलित सॉलिडारिटी नेटवर्क को देती है, क्रिश्चियन सॉलिडारिटी नेटवर्क को देती है, और फिर ये भारत में पहुंचता है। अब जो अपने वर्ण व्यवस्था है उसमें वर्ण को ये प्रजाति के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो सही बात नहीं है। अगर ज्योतिबा फूले की बात माने तो वो कभी क्षत्रिय था, फिर माली बन गया, तो उसका वर्ण तो बदली हो गया, पर वो अलग नस्ल थोड़ी बन गई। ये उसको वर्ण को एक नस्ल के रूप में बताना चाहते हैं, ताकि उसके आधार पे फिर वो इनको बांट सके। अमेरिका में है फ्रीडम हाउस, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल जस्टिस, लूथरन वर्ल्ड फेडरेशन, ह्यूमन राइट्स वॉच, इंटरनेशनल मूवमेंट अगेंस्ट ऑल फोरम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म, सारे अंग्रेजी में नाम है, मैं अनुवाद करूंगा तो शायद गड़बड़ भी हो जाएगी। द एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन। और इन सबको, ये यूएसए की जो है, वो भारत में एक संस्था बनी है ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल। उस क्रिश्चियन काउंसिल को इन सब की मदद आती है। क्रिश्चियन काउंसिल की रिपोर्ट इन सब के पास जाती है। जितने एनजीओ यहाँ पे है जिनको पैसा बाहर से आता है, वो पैसा इस आधार पे आता है कि भारत में ये गड़बड़ है, इस तरह की चीज़ें होती है, अत्याचार होता है वगैरह वगैरह, झूठी कहानियाँ अधिकतर, बहुत कम सच्चाई मिलेगी, पर पैसा चाहिए हमें तो लिखना पड़ता है, ऐसा एनजीओ वाले बोलते हैं। ऐसा हम लिखेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, और इस तरीके से ये काम चल रहा है। सो इंटरनेशनल दलित सॉलिडारिटी नेटवर्क जो है, उसके साथ में नेशनल एसोसिएशन ऑफ इवेंजेलिकल्स और सदर्न बैप्टिस्ट कन्वेंशन, ये दोनों ईसाईयत फैलाने वाले संस्थाएं हैं, जो दलितों वाले काम को कर रहे हैं कि यहाँ अत्याचार होता है। दलित को नाम दलित पहले कभी नहीं था, ये नाम ये भी कहीं से उन्होंने ही यहाँ से उपजाया है। और एक अलग दलितस्तान की बातें हो रही हैं, दलितों के लिए एक अलग स्थान बनेगा, तो यानी भारत के टुकड़े हमें कैसे करने हैं। और ये लोग वैश्विक स्तर पर वैचारिक वातावरण बनाने का काम करते रहते हैं। सो लड़ाई के जो आजकल के हथियार इनके हैं, वो है चर्च, मीडिया और एजुकेशन। इसलिए वैदिक विज्ञान को मान्यता नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके लोगों को काम करने वाले अपने देश में खूब बैठे हैं। पर जैसे समाधान निकलते हैं अंत में, उनका नाम मुझे पता नहीं, शायद उत्तम चंद शाह है या क्या है, गुजरात अहमदाबाद में उन्होंने एक गुरुकुल खोला है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है आजकल। एडमिशन के लिए वो जन्मपत्री देखते हैं, जन्मपत्री के आधार पे उनको जो सही लगता है कि हाँ ये ठीक है, उसको वो उसमें एडमिशन देते हैं। जब वहाँ से बच्चा निकलता है, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो ये मान्यता वाले झंझट से वो बाहर है। हमें मान्यता नहीं देखनी है, हमें अपना काम करना है। पर बच्चे इतने ज़बरदस्त निकल रहे हैं वहाँ से, जो मतलब 120 लड़के, कोई इक्का दुक्का नहीं, 120 लड़के कैलकुलेटर से आगे हिसाब किताब वो करने में, वैदिक गणित के मार्फत। आँखों पे जो पट्टी बांध के पढ़ने वाला है, वो शायद आज्ञा चक्र का जागृत होना, उनको पट्टी बांध दो, वो पढ़ लेते हैं। ये मैंने बेंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में देखा है, जहाँ न्यूयॉर्क पुलिस, ब्राज़ील पुलिस, ये 2 पुलिस डिपार्टमेंट तो वहाँ थे। 2 अक्टूबर के दिन ये कार्यक्रम हुआ था, और उन बच्चों को, उनको विश्वास नहीं था कि ये पता नहीं पहले से रटे होंगे, तो उसने अपना वो निकाला विजिटिंग कार्ड पुलिस ऑफिसर ने, कि बोला इस पे क्या लिखा है पढ़ के बताओ। और उस बच्चे ने पूरा का पूरा उसका नाम पता, NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, सारा पढ़ के उसको सुना दिया। तो ये संभावनाएं ये भारत के ज्ञान से ही है।
और इसको वो ख़त्म तो करेंगे, पर ज़रूर वो इस पे काम कर रहे होंगे। श्रेय वो भारत को नहीं देंगे। आज भी अगर होता है तो ये कहानी इस तरीके से चल रही है। पर सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो है आज का जो लालच वाला माहौल पैदा जो बाहर विदेश वालों ने ही किया है, उन्हीं की अर्थव्यवस्था यहाँ पर चल रही है। उसमें उनको सहयोग देने वाले जो लोग हैं उनको कैसे छांट के अलग किया जाए, या जो भारत का सोचते हैं वो अपने आप को कैसे जल्दी संगठित करें, आवश्यकता सबसे बड़ी ये है। आपके ये जो किसान आंदोलन में भी घूम रहा था एक वो यादव है, उसका मैं नाम भूलता हूँ, जो जेएनयू में खूब दिखता है थैला लटकाए, योगेंद्र यादव, जो कभी केजरीवाल, योगेंद्र यादव, ये सोनिया गांधी की वो एडवाइजरी कुछ कमेटी बनी थी, प्लानिंग कमेटी, उसमें ये सदस्य थे। योगेंद्र यादव का वेबसाइट आप देख लो, खुल के वहाँ पे लिखा हुआ है पैसा अमेरिका इंग्लैंड से सीधा नहीं आता, वो घूम फिर के नीदरलैंड से, उसके नाम दे रखे हैं फलानी संस्था, कहाँ कहाँ से उसको पैसा आता है, पर सारा विदेशी आता है। और फिर जो किसान आंदोलन के समय टूल किट जो निकला था, सीधा सीधा संकेत है, और टूल किट में साफ साफ लिखा था भारत की योग और आध्यात्म वाली छवि को खत्म करो। सब कुछ बाहर से हो रहा है, हम सोचते हैं कि हमारे कोई आपस में दुश्मनी है। भारत में जातीय समरसता पे हमेशा ध्यान दिया गया है, और बहुत, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ जातीय वैमनस्य नहीं था, अब है। सो इस समस्या को, विदेशी षड्यंत्र को समझना आवश्यक है, और फिर हम अपना काम करें। बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत ही गंभीरतापूर्वक हमारे बीच विषय रखा, इतिहास के कभी न पलटे गए उन पल्लों को पलटा, तथा उन अनछुए पहलुओं को छुआ जिन्हें कभी छुआ नहीं गया। हम सभी को उस बहुत गहरे विषय में गहराई तक ले गए। कई विषय आपने छेड़े। इतना अवश्य सारगर्भित में कहूँ, समुद्र के सामने एक बूंद के समान, कि भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति के प्रचार और प्रसार का जो जिम्मा है वो हम सभी के हाथों में है। हमें इनसे लगातार बनाए रखना है, सजग रहना है, जागते रहना है और जगाते रहना है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।